हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर से सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो हमें बताना है कि जो भारत का संविधान है किस तिथि को अपनाया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, तो ये भी याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो कब से लागू हुआ था। वो हुआ था 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से हमारा जो संविधान, भारतीय संविधान है वो लागू हुआ था। ठीक है, अपनाया गया कब था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष के साथ साथ दो शब्द और जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, ठीक है, एक था समाजवादी और जो अगला था वो था अखंडता। यानी कि ये दो शब्द और जोड़े गए थे। तो कुल मिला के कितने शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक था पंथ निरपेक्ष, एक था समाजवादी और एक था यहाँ पे अखंडता। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसको लघु संविधान कहा जाता है, तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाती है, तो जो इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो है उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार है उनका संरक्षक कौन है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब यहाँ पे मूल अधिकारों से 2-3 चीज़ ये भी याद रखना कि जो मूल अधिकार हैं ये कौन से भाग में आती हैं, तो भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में हमारे क्या है, भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं। और एक कहाँ से कहाँ तक, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकारों का क्या है, वर्णन हमारे संविधान में है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत ही जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो क्या जारी करती है, रिट जारी करती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वो है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो हमें बताना है कि इनमें से अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा आर्टिकल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, भारत में समवर्ती सूची की परिसंकल्पना उद्दित है। तो समवर्ती की सूची की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है, तो जिसका सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो हमें बताना है कि जो दल बदल विरोधी कानून का जो विषय है कौन से अनुसूची में है, तो वो है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और एक कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था ये भी याद रखना है, ये 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या हुआ था, ये जोड़ा गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे वो है पंचायती राज से। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था ये भी याद रखना है, ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 1992 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया था। और पंचायती राज में कितने विषय हैं, कभी एग्जाम पूछेगा तो यही पता होना चाहिए, ये हैं हमारे 29 विषय। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जिसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या है, यहाँ पे बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमें बताना है कि संसद के दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं। तो वो करते हैं हमारे स्पीकर, यानी कि हमारे जो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और ये भी याद रखना है यहाँ पे जो संयुक्त अधिवेशन है कौन सा आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन का भी एग्जाम पूछेगा कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है। तो कौन बुलाते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन यहाँ पे 108 अनुच्छेद के तहत क्या करते, बुलाते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है किस आर्टिकल के तहत है। तो जिसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 248। ठीक है, 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो जो वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत है, वो है अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत है। अब यहाँ पे जो वित्त आयोग का गठन है, कभी कभी पूछेगा कि जो वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन करता है। तो जो वित्त आयोग का गठन है वो कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हर 5वें वर्ष क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक इसमें अध्यक्ष होते हैं जबकि 4 अन्य सदस्य होते हैं। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी ही क्या करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो जिसका सही जवाब है वो अनुच्छेद 300 का क। ठीक है, 300 के क के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। इससे पहले क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, हमारा एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के एक संवैधानिक यानी कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है यहाँ पे वो है हमारे शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य क्या है, अद्वैतवाद के यहाँ पे संपादक है। और कभी कभी एग्जाम में यहाँ से और से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रामानुजाचार्य हैं ये किसके प्रतिपादक है। तो जो रामानुजाचार्य हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, कहीं पूछेगा तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है, रामानुजाचार्य हैं। और जो माधवाचार्य है, ठीक है, जो माधवाचार्य हैं वो किसके प्रवर्तक है, ये भी याद रखने, ये द्वैतवाद
ठीक है। माधवाचार्य किसके हैं? द्वैतावाद के हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन निकल के आता है कि जो वल्लभाचार्य हैं, ठीक है, जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य किसके प्रवर्तक हैं? तो पुष्टि मार्ग के। तो कभी एग्जाम पूछेगा कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जी क्या आते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो जो गीत गोविंद है इसके रचयिता कौन है? वो है जयदेव। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करा था? तो जो मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा थी, उसको बाद में दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो किया था शाहजहाँ ने। किसने किया था? शाहजहाँ ने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ये कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजशाही हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राजशाही हड़प नीति और जो जब्ती सिद्धांत है ये किसके द्वारा की गई थी? ये डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का पहला गवर्नर जनरल वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा थी वो कब अवैध घोषित की गई थी? 1853 में अवैध घोषित की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो जो वहाबी आंदोलन था उसका जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था? पटना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो कब हुई है? याद रखना 1885 में क्या हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई है? स्थापना हुई है, जिसके और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम ने क्या की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना करी थी, जिसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बने थे WC बनर्जी बने थे। ठीक है। और जो ये हुई और जो कांग्रेस की जो स्थापना ये कहाँ हुई थी? ये बम्बई में हुई थी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उस समय जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ही के समय ही क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को ये पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए